सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपके नोट टेक्स्ट बुक का सबसे आखिरी नए इलाके में और एक है खुशबू रचते हैं हम। तो आज मैं नए इलाके में पढ़ाऊंगी जो कि अरुण कमल द्वारा रचित है। तो आप अपने लिए नोटबुक निकालिए, टेक्स्ट बुक निकालिए, अरुण कमल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नए इलाके के बारे में पढ़ेंगे। 1954 में इनका जन्म है, मृत्यु अभी हुई नहीं है। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासिरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया है। अरुण कमल की प्रमुख कृति अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार चारों कविता संग्रह हैं तथा कविता और समय आलोचनात्मक कृति है। इनके अलावा अरुण कमल ने मायाकोव्स्की की आत्मकथा जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है, जो वॉइसेज नाम से प्रकाशित हुआ। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती भी। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का वर्णन है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। वे बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। इनकी कविता में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत, उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है। लेखक कह रहे हैं कि लेखक ने, जिनका जन्म 15 फरवरी 1954 को हुआ, जो अभी पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, इन्होंने अपने लेखन क्षेत्र में विविधता, अनेक क्षेत्रों के बारे में लिखा है और अनेक क्षेत्रों में घूमने के कारण, अनेक क्षेत्रों को जानने के कारण, अनेक क्षेत्रों के बारे में जानने के कारण इन्होंने अपनी कविताओं में भी अनेकता को दिखाया है, जिसमें मानवीय मूल्यों को दिखाया है, बोलचाल में। और ये जो भी दिखाते हैं वो सारे जीवन प्रसंग या तो इनके ऊपर आप बीती, मतलब होता है इनके ऊपर बीती हुई होती है, और तो आप बीती है तो जग बीती है, तो लोगों के ऊपर भी वही बात होती है। इसी बात को ये लोग ज्यादा दिखाते हैं। इसके अलावा इन्होंने अनेक कवियों की कविताओं को हिंदी में रूपांतरित किया है और आज की जो युवा पीढ़ी है जिसको अंग्रेजी पसंद है, इस कारण से इन्होंने अनेक हिंदी कविताओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। इस तरह से इनकी भाषा में अनेक लय छंदों का समावेश है, बोलचाल की भाषा खड़ी बोली है। और अब प्रस्तुत पाठ में प्रवेश करते हैं। प्रस्तुत पाठ की पहली कविता नए इलाके में कैसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है, जो एक ही दिन में पढ़ानी पड़ जाती है। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इस पल पल बढ़ती बढ़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। इस पाठ की दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों से अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। क्या ही विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं और स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने अपेक्षित हैं। आखिर प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दो कविताओं को निर्मित किया है, नए इलाके में और दूसरी का नाम है खुशबू रचते हैं। नए इलाके में कवि ने जगत की परिवर्तनशीलता के बारे में बताया कि है जग पल पल बदल रहा है, हर पल जो आज है वह कल बदल जाता है। तो इस तरह से जग की परिवर्तनशीलता के बारे में पूरी तरह से इसमें दर्शाया गया है और दिखाया गया है कि
नए इलाकों में हो रहे निर्माण के बारे में बताया है कि प्रत्येक दिन कोई ना कोई ऐसा निर्माण हो रहा है कि यह जग हमें बदला बदला प्रतीत कर इस बदलते हुए समय में, इस बदलते हुए यथार्थ का सजीव चित्रण इस पाठ में किया गया है। आप और हम निकालेंगे और पढ़ते हुए देखेंगे। निकालिए। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 और आगे टगमगाता हूँ। 1-2 शब्द आप लिख लीजिए जिससे कि हम इसके फिर आपको भाव और अर्थ बता दें। देखिए, इलाका मतलब है क्षेत्र। देखिए शब्द इलाका, इलाका मतलब क्षेत्र। इस नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ढहा हुआ घर, ढहा हुआ, ढहा हुआ, ढहा हुआ मतलब होता है गिरा हुआ, ढहा बहना है ना, गिरना, ढहा हुआ मकान, ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। ठकमकाता मतलब होता है धीरे धीरे डगमगाते हुए चलना। ठक, देखिए ठकमकाता, ठकमकाता मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे डगमगाते हुए, डगमगाते हुए, मैं धीरे धीरे डगमगाते हुए अपने पैरों का बैलेंस बरकरार करते हुए चल देता हूँ। समझ में आया? पढ़े? मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, अक्सर यानी प्राय। हम इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, इस काव्यांश में कवि ने नए इलाकों से हो रहे निर्माण की गति के साथ साथ उससे उत्पन्न पहचानने के लिए, उससे उत्पन्न पहचान के संकट का यथार्थ चित्रण करते हुए कहा है। क्या मतलब? नए निर्माण हो रहे हैं और नए निर्माण की गति के साथ साथ हम पुराने चिन्हों को भूलते जा रहे हैं। क्या होता है, आप और हम जब कहीं जाते हैं गाड़ी से, तो जब हम जाते हैं तो हम उस रास्ते को याद रखने के लिए इधर उधर देखते हैं, तो हमें कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो हमारे मस्तिष्क पर बैठ जाते हैं कि ये रास्ते में ये वाला चिन्ह आया था, इसके बाद हमें मुड़ना था लेफ्ट और राइट, तो वो चिन्ह हमारे मस्तिष्क में बैठ जाते हैं, तो वो है पहचान। और जब हम लौटते हैं और वो चिन्ह वहां से गायब हो जाता तो हमें समझ नहीं आता हम जिस रास्ते से गए थे वो रास्ता है नहीं। क्यों? क्योंकि हम जब वो चिन्ह देखते हैं, उस चिन्ह को खोजते हैं, तो वो चिन्ह हमें मिलते नहीं। तो ऐसे में हमें क्या होता है, भ्रम, ऐसे में हमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। तो ऐसे ही भ्रम को उत्पन्न करने वाली स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कवि किसी नई बस्ती में पहुंचता है और पहुंचकर क्या देखता है, नए इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, में अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ,
मैं जब किसी नई बस्ती में, बस्ती का मतलब होता है कोई भी आबादी वाला क्षेत्र जहाँ पर लोग रहने वाले हैं, जब मैं कोई नई बस्ती में, आबादी में पहुंचता हूँ, नई नई में, और जहाँ पर प्रत्येक दिन नए नए मकान बन रहे हैं, मैं अक्सर वहाँ का रास्ता भूल जाता हूँ। कारण क्या है? वहाँ रोज रोज नए मकान बन रहे हैं और रोज नए मकान बनने के कारण जो चिन्ह है, जो पहचान है, वह खो जाती है। धोखा दे जाते हैं पूरे निशान, खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, इसलिए अपनी सही जगह तक पहुंचने के लिए मैं चिन्हों को खोजता हूं। तो कौन कौन से चिन्ह है? खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, मैं देखता हूं, मैं जब उस गली में गया जिसमें नए नए मकान बन रहे थे, जिस बस्ती में गया, वहां मैंने पीपल का पेड़ देखा था। पहले आया कि वह पीपल का पेड़ मुझे देख रहा था, इतना बड़ा घना पीपल का पेड़ था। मैं ताकता हूं, नहीं, खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, मैं उस पीपल के पेड़ को खोज रहा हूं जो मुझे दिखा था या जिसने मुझे देखा था। खोजता हूं ढहा हुआ, और मैं क्या खोज रहा हूं? मैं किसे प्राप्त करना चाह रहा हूं? एक मकान जो गिर गया था, जो धाराशायी हो गया था, जो टूट कर गिर चुका था, ऐसे मकान को मैं खोज रहा हूं। क्योंकि मैं जब आया तो पीपल का पेड़ भी था और टूटा हुआ मकान भी था। और जमीन का खाली टुकड़ा, और मैं एक खाली टुकड़ा मतलब प्लॉट को देख रहा हूं जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। बाएं मतलब होता है उत्तर, ये वाली दिशा, दाया बाएं मतलब, बाएं मतलब होता है उल्टी दिशा। जहां से मुझे बाएं मुड़ना था, दाहिनी ओर नहीं, बाईं ओर मुड़ना था, उस बाईं ओर मुड़ने के लिए मैं जिस प्लॉट को देख रहा हूं जो कि खाली जगह थी, वहां से मुझे बायां मुड़ना था, यानी कि लेफ्ट की ओर मुड़ना था, वह दिशा खोज चुके हैं, मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जैसे ही उस प्लॉट से मैं निकला, बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ते ही 2 मकान आगे एक लोहे का फाटक लगा था जिस पर कलर नहीं हो रहा था, बिना रंग का था, पर घर था 1 मंजिला, और उसका जो घर था, उस फाटक का जो घर था जिसके अंदर फाटक बना था, वह घर 1 मंजिला, एक सिंगल फ्लोर का था। चल देता हूँ, नहीं, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता, या तो मुझे लगता है अरे यार मेरे पीछे तो नहीं रह गया वो घर जिसे मैं ढूंढ रहा था, पीछे चल देता हूँ 2 कदम, या ऐसा लगता हो सकता है आगे ठकमकाता, धीरे धीरे डगमगाता हूँ मैं आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। इस तरह से लेखक ने इस संसार की परिवर्तनशीलता के बारे में बताया है कि यह परिवर्तनशीलता जो आधुनिक रूप में बहुत तेजी से हो रही है, हमें धोखा दे रही है, और धोखा देने के कारण ये सब चीजें हमें जो धोखा दे जाती है, इसका अब, और धोखा देने के कारण हम भ्रम में पड़ जाते हैं, और भ्रमित होने के कारण हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा लगता है कि 1 कदम आगे जाऊं कि 2 कदम पीछे जाऊं, मैं कहाँ हूं? और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है, ऐसा लगता है जो हम जिसके घर जा रहे हैं वही हमें पहचान कर पुकार रहे हैं। तो इस तरह से लोगों के अंदर की संवेदनशीलता को व्यक्त किया गया है, और लोगों के द्वारा नित्य प्रतिदिन जो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है भारत देश आबादी के क्षेत्र में, उसकी ओर व्यक्त किया गया है कि लोगों ने अपने मकानों को इतना ऊंचा ऊंचा और इतना बड़ा बना लिया है कि वहां पर जो पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधे थे उनको काट दिया गया है, और सब जगह भीड़ भड़का हो गई है। इस बात को यहाँ पर दिखाया गया है और भ्रम होने की स्थिति को दर्शाया गया है। तो इस पाठ में अभी का जो हमने पढ़ा उसमें बताया गया कि हमारी यादें हमें धोखा दे जाती है, हम जिन चीजों को चिन्हित मानकर चलते हैं वही चिन्ह हमें धोखा दे जाते हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे आप, देखिए काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, एक ही बात है ना, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। काव्य सौंदर्य पूछे तो कला पक्ष और भाव पक्ष आपको बताना है। काव्य सौंदर्य में पहली चीज कला पक्ष है, कला पक्ष में भारी सुंदरता, भाषा,
देखिए, भाषा सहज सरल है, भाषा सहज सरल और सुबोध है। सेकंड, भाषा भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम है, भाषा भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। और क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का प्रयोग है। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग है। आम बोलचाल जो लोग आए आमतौर पर एक दूसरे से बोलते रहते हैं, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग है। नए नए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नए नए समझ गए ना, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति और एक ही अर्थ निकले, तो नए नए में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुराने निशान में नए की पुनरावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, पुराने निशान में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट इसका भाव पक्ष, जो कि इसका अर्थ व्यक्त किया गया है, भाव को लिखेंगे हम। कवि के अनुसार पल पल क्षण क्षण, पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में यादों के भरोसे, स्मृतियों के भरोसे, यादों के भरोसे, आशा से, भरोसे से, विश्वास से नहीं जिया जा सकता। क्या कहना चाहता है कवि कि आप सिर्फ अपनी यादों के भरोसे से, चिन्ह पहचान के भरोसे से जिंदा रहना चाहते तो संभव नहीं है, क्योंकि ये जीवन परिवर्तनशील है, ये जगत परिवर्तनशील है। दूसरा देखिए इसी के आगे, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूं, और यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वह घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचान ऊपर से देखकर। तो इसमें लेखक ने स्मृति पर भरोसा न करते हुए नित्य प्रति घटने वाली परिवर्तनशीलता को संबोधित करते हुए कहा है। एक दो शब्दार्थ लीजिए, फिर हम भावार्थ पढ़ेंगे। देखिए शब्दार्थ लीजिए, इसका सेकंड वाले लगेगा आपका, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, कुछ घट रहा है। घटना, घटे यानी घटित होना,
घटित यानी घटित होना। स्मृति, स्मृति मतलब याद, याददाश्त, स्मृतियां। भरोसा यानी विश्वास। बसंत ऋतु है, पतझड़ ऋतु जिसमें पतझड़ होते हैं। बैसाख चैत के महीने में आता है, भादो सावन के बाद आने वाला महीना है। आकाश, आकाश यानी आकाश, धा आ रहा है आकाश, आकाश का मतलब आकाश, खड़ी बोली है, इसके आकाश का प्रयोग किया गया। अब लेखक बोल रहे हैं, वो सॉरी कवि कह रहे हैं कि स्मृति पर भरोसा न करते हुए नित्य घटने वाली घटनाओं का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, रोज यानी प्रत्येक दिन। यहाँ पर प्रत्येक दिन कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हमें आभास दिला रहा है कि कुछ तो नया बन रहा है और कुछ पुराना टूट रहा है, कुछ नया घटित हो रहा है और कुछ पुराना टूट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, लोगों की इस परिवर्तनशीलता के कारण अपनी स्मृति का भरोसा नहीं रह गया, अपनी स्मृति पर, अपनी यादों पर लोगों को भरोसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो हम देखते हुए याद रहता है और एक पल के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तो मनुष्य को अपनी बुद्धि पर भी विश्वास नहीं रह गया। पुरानी बातें एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ में लौटा। एक ही दिन में पुरानी हो जाती है दुनिया, एक ही दिन में हमारी जो यादें हैं, पुरानी यादें हैं, ये मिट जाती हैं, स्मृति पुरानी पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा। बसंत ऋतु में कोई गया है और पतझड़ में लौटा है, एक दिन में इतनी परिवर्तनशीलता जाती है, मानो आदमी बसंत ऋतु में जाए और पतझड़ में लौटे। तो बसंत के बाद जब पतझड़ आता है तो एक दीर्घ काल, एक लंबा समय व्यतीत हो जाता है ना, 3-4 महीने का समय निकल जाता है। तो ऐसे लंबे समय के अंतराल के बाद जब कोई लौटता है तो ऋतु परिवर्तन होता है, लेकिन इतनी परिवर्तनशीलता है लोगों के द्वारा जग के अंदर, संसार के अंदर, कि एक ही दिन में लोगों को ऐसा लगता है कि बसंत का लौटा पतझड़ में आया है, या बैसाख का गया भादो को लौटा है। जैसे बैसाख में जाकर भादो 11 महीने के बाद आता है, बैसाख के बाद भादो आता है, एक साल के बाद करीब करीब आदमी लौट कर आया था, पूरा दीर्घ काल का समय प्रतीत होता है। अब यही है उपाय कि हम दरवाजा खटखटाओ। अब क्या उपाय रह गया है कि आप जब इतने समय के बाद लौटते हैं, बैसाख के भादों के बाद आता, करीब 5-6 महीने के बाद जब आप लौटते हैं, तो अब सिर्फ एक ही युक्ति बच रही है कि भैया जब हम लौटते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, तो प्रत्येक दरवाजा खटखटाओ, नॉक करो। और क्या करो खटखटाने के बाद? यही शेष उपाय रह गया है कि दरवाजा खटखटाया जाए और पूछो क्या यही है। और जब हम नॉक करेंगे, खटखटाएंगे, तो अंदर से कोई निकलेगा और उनसे आप खुद ही पूछ लो कि भैया ये अगर वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, या समय बहुत कम है तुम्हारे पास और जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ क्या वह यही घर है, और यदि यह घर नहीं है तो आप समझो कि आपके पास समयावधि बहुत कम है। आज चला पानी ढहा आ रहा आकाश, मौसम कम है, ऐसा लग रहा है मानो आज आकाश सिर पर गिर पड़ेगा, यानी आकाश सिर की ओर गिरता हुआ चला आ रहा है, ऐसा लगता है। ऐसी इच्छा हो रही है कि शायद कोई पुकार ले हमें पहचान कर, हमें कोई दूर से पहचान जा और पुकार ले, अरे भैया तुम्हें यहाँ बुला रहे हैं, तुम मेरा घर ढूंढे, तुम मेरे पास चले आओ। क्या बताना चाह रहे हैं कवि इसमें? कवि इसमें बताना चाह रहे हैं कि दीर्घ काल के बाद जब मनुष्य लौटता है तो कैसी इस संसार में संवेदन शून्यता आ गई है, कि आज के इस परिवर्तनशील समय में, दौर में मनुष्य संवेदन शून्य हो गया है, आपसी मित्रता और प्रेम भाव को भूल गया है।
तरह से भी दूर हो गए हैं और स्मृतियों के सहारे जीना असंभव है। एक दूसरे को आज की तारीख में मनुष्य एक दूसरे से पहचान नहीं रखना चाहता। आप किसी के दरवाजे को खटकाओ तो कोई आपको सहायक नहीं होता, सहायता नहीं करता, सब अपने काम में व्यस्त रह गए हैं और यही दुनिया हमें भ्रम उत्पन्न करती है। कवि इस तरह से हमसे क्या कहना चाहता है? देखो, अब ये तो है अर्थ। भावार्थ क्या है? कवि हमसे कह रहा है कि ये पूरा संसार नित्य प्रतिदिन बदल रहा है, भूमंडलीकरण हो गया है, नित्य प्रतिदिन बदल रहा है। बदलने के कारण मनुष्य जो किसी जमाने में एक दूसरे के सहायक हुआ करते थे, लोग सुखी थे, सहायक थे, लोगों के पास जिंदगी में दौड़ते नहीं थे, आराम से चलते थे। अर्थात जितना इस शरीर की पूर्ति हो जाए उतना ही कमाने की कोशिश करते थे, अन्य तरीके से कमाने की कोशिश नहीं करते थे, कोष को भरने की कोशिश नहीं करते थे कि आपके खजाने भर रहे और दुनिया भूखी मरे। ऐसा संसार नहीं था। ये संसार खुशहाल था, एक दूसरे में प्रेम की भावना थी। आज संसार कैसा हो गया? आगे बढ़ने की कोशिश में, अपने आप को विकसित करने की कोशिश में, अपने आप को दूसरे से बड़ा बताने की होड़ में मनुष्य इतना आगे बढ़ गया है कि पूरी तरह स्वार्थी हो गया है। अब लोगों के अंदर प्रेम की भावना नहीं है, लोग एक दूसरे को पहचानने से कतराते हैं, दूर से ही राम राम शाम शाम करने से कतराते हैं। आप किसी के घर जाओ तो आपको बैठने तक उसका जो तरीका है, उसका जो हाव भाव है, उससे हमें महसूस होता है कि हमें अपने घर चले जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति, हम लोग स्वार्थी होने के कारण, हम लोगों के अंदर परोपकार की भावना खत्म हो जाने के कारण, हम लोगों के द्वारा इस अंधी दौड़ में शामिल होने के कारण हो रही है। तो प्रत्येक दिन ये संसार परिवर्तित हो रहा है और इस परिवर्तित संसार का अर्थ है कि प्रत्येक दिन मनुष्य भागम भाग की जिंदगी अपनाता है और आखिर में श्वास यही छोड़कर जाता है, ये धन दौलत भी यही छोड़कर जाता है, फिर भी दौड़ रहा है जैसे अंधा है, देखना नहीं चाहता कि उसके पास क्या है, अंधी दौड़ में शामिल है, देखना नहीं चाहता मेरे पास इतनी सुविधाएं कि अब मैं कुछ नहीं भी कमाऊं तो मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, अब मुझे रुक जाना चाहिए। चलते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, भागते जा रहा है और इसी भागम भाग में उसकी जिंदगी समाप्त करते। प्रेम भाव, समय की कमी हो गई है, आसमान सिर पर गिरने को आ जाता है। अर्थात जब वृद्धावस्था आती है, जब आदमी बिल्कुल मृत्यु के करीब आ जाता है, तब उसे होश आता है कि अरे भैया, मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया? सिर्फ भागा, मैंने कोई रिश्तेदारी किसी से बनाई नहीं, किसी से प्रेम किया नहीं, कोई परोपकार। अब क्या करूँ? अब कुछ नहीं कर सकता, तेरा समय बीत चुका है। ये समय का अभाव, जो तूने पहले अपने लिए समय का अभाव, दुनिया को अपना समय नहीं दिया, तो तेरे लिए कौन अपना समय देगा? ईश्वर भी उसको समय नहीं देता। और ऐसी गलती करने के बाद सिर्फ पश्चाताप ही रह जाता है, उस गलती को सुधारने का समय नहीं मिलता। इसलिए इस भागम भाग वाली जिंदगी से पीछे होइए। आपको इस मनुष्य शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना ही खाने पीने के लिए रखिए और बाकी का अपने आसपास के लोगों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कीजिए, प्रेम के साथ रहिए। परिवर्तनशीलता होना बहुत अच्छी बात है, विकसित होने के लिए भागना अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट के साथ, एक उम्र के साथ ही भागना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। इस पाठ में इस भाव को समझाया गया है। अब इस पाठ में जो अभी इसमें जो हमने फिर से इसका जो काव्य सौंदर्य है इसको लिख लेते हैं। तो ये आप देखिए, पहले अरुण कमल की ही है, तो भाषा भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम है, सहज सरल है और बोलचाल की भाषा है, खड़ी बोली का प्रयोग है। बाकी का जो इसका कला पक्ष है इसको हम समझते हुए और देखते हुए लिखेंगे, ठीक है ना। चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है, जैसे चित्र सामने आ रहे हो, चित्रात्मक और वर्णनात्मक। आप तो चित्रात्मक लिख लीजिए, चित्रात्मक शैली का प्रयोग है, मेथड चित्रात्मक है।
चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार है तो वो आपको आता नहीं, इसलिए उसे छोड़ दीजिए। भाव पक्ष लिखिए इसमें। जीवन की गति परिवर्तनशील है। जीवन की गति परिवर्तनशील है। जीवन के इस सत्य की ओर, जीवन के इस सत्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। ध्यान आकर्षित किया गया है। क्या है इसका भाव कि भैया जीवन का जो जीवन है वो परिवर्तनशील है। हर किसी का जीवन परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशीलता को अलग अर्थ में नहीं लेना चाहिए। परिवर्तनशीलता को जिंदगी के साथ समावेश कराते हुए, समन्वय कराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पूरी तरह से परिवर्तित होकर लोगों के प्रति जो आपका व्यवहार है उसको परिवर्तन नहीं करना चाहिए। विकसित होने के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग विकासशील, अच्छी बात है, विकसित भी होना चाहिए, लेकिन विकसित होने के क्षेत्र में अपने हृदय की में कटुता की भावना, अपने हृदय में अहंकार की भावना का त्याग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये इसी पाठ में बताया गया है। कल मैं आपको खुशबू रचते हैं हाथ, जो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ाऊंगी। आप इसको लिख लीजिए और